गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेब्रासुंडा के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जिसके अंतर्गत हमने लाइट सॉइल्स के बारे में डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम दूसरे नंबर के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सॉइल स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सॉइल स्ट्रक्चर, यानी सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को सॉइल स्ट्रक्चर कहा जाता है। सीधे सीधे द अरेंजमेंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। और इसमें क्या दिया है, तो रिफर्स टू द अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स वाई सैंड, सिल्ट, क्ले एंड देयर एग्रीगेट्स इनटू सर्टेन डिफाइंड पैटर्न इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। यानी कि प्राइमरी पार्टिकल्स के समूह या फिर प्राइमरी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को ही हम सॉइल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत सैंड, सिल्ट, क्ले आता है एंड देयर एग्रीगेट्स, जो कि एक सर्टेन डिफाइंड पैटर्न में अरेंज रहते हैं। फिर से soil structure is referred to arrangement or grouping of primary soil particles by sand, silt, clay and their aggregates into certain defined pattern। यानी कि एक निश्चित डिफाइंड पैटर्न में जब प्राइमरी पार्टिकल्स जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले एंड उनके एग्रीगेट्स के अरेंजमेंट को ही हम सॉइल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ रिफर टू द फिजिकल शेप ऑफ द सॉइल एग्रीगेट्स। यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है वह सॉइल एग्रीगेट का एक प्रकार का फिजिकल शेप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड और अल्टर्ड बाई एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। यानी सॉइल स्ट्रक्चर को जो है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के द्वारा चेंज किया जा सकता है। जैसे प्लाउगिंग हो गया, कल्टीवेशन हो गया, ड्रेनेज हो गया, लाइमिंग हो गया एंड मैन्यूरिंग। यानी मैन्यूरिंग के द्वारा, लाइमिंग के द्वारा, ड्रेनेज के द्वारा, कल्टीवेटिंग के द्वारा एंड प्लाउगिंग के द्वारा हम सॉइल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। बट सॉइल टेक्सचर जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि इनहेरेंट कैपेसिटी पाई जाती है सॉइल्स में। नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइमरी पार्टिकल्स जैसे कि सैंड, सिल्ट एंड क्ले यूजुअली अकर ग्रुप्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स। जो प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका सैंड हो गया, सिल्ट एंड क्ले हो गया, यह समानता जो होते हैं एक दूसरे के साथ आपस में बधे रहते हैं, इसी के लिए इसको हम सॉइल एग्रीगेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल एग्रीगेट्स आर कॉल्ड पेट्स। जो प्राकृतिक एग्रीगेट्स होते हैं या फिर जो प्राकृतिक जो समुच्चय होता है उसी को हम पेट के नाम से जानते हैं। यानी कि प्राकृतिक जो समुच्चय होता है या फिर जो प्राकृतिक एग्रीगेट्स होते हैं उसी को हम पेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, क्लॉड किसे कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर ए कोहेरेंट मास ऑफ सॉइल ब्रोकन इनटू एनी शेप बाय आर्टिफिशियल मीन्स सच एज बाय टिलेज। यानी टिलेज ऑपरेशंस के द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से जब किसी भी प्रकार का जब किसी भी प्रकार में, यानी कि बहुत सारे प्रकार में जब सॉइल के पार्टिकल्स टूट जाते हैं, तो इस कोहेरेंट मास को ही हम क्लॉड के रूप में जानते हैं। और क्लॉड का मतलब होता है ढेला, यानी सीधे सीधे करने का मतलब है, यानी टिलेज ऑपरेशन करने के बाद जो सॉइल स्ट्रक्चर विभिन्न ढेलों के रूप में टूट जाता है या फिर विभिन्न प्रकार के ढेलों में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को क्लॉड या ठेला के नाम से जानते हैं, जो कि चना के कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। क्लॉड एक प्रकार का आपका, फिर से क्लॉड इट इज यूज्ड फॉर ए कोहेरेंट मास ऑफ सॉइल ब्रोकन इनटू एनी शेप बाय आर्टिफिशियल मीन्स सच एज टिलेज। यानी कि क्लॉड जो होता है इसका प्रयोग जो होता है वो एक सॉइल के कोहेरेंट मास के रूप में किया जाता है, जो कि किसी भी आकृति में आर्टिफिशियल तरीके से टूट जाता है, जो कि जैसे कि टिलेज के द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग इज, अगला हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, यानी सॉइल स्ट्रक्चर का वर्गीकरण। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर इज स्टडीड इन द फील्ड। यानी सॉइल स्ट्रक्चर का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है, तो खेतों में किया जाता है। अंडर नेचुरल कंडीशन, तो वो भी प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत किया जाता है। एंड इट इज डिस्क्राइब्ड अंडर 3 कैटेगरी। यानी सॉइल स्ट्रक्चर को निम्नलिखित 3 कैटेगरी के अंतर डिस्क्राइब किया जाता है या फिर अध्ययन किया जाता है। पहले नंबर पर आपका सॉइल के स्ट्रक्चर का
टाइप आता है, दूसरे नंबर पे सॉइल स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन आता है और तीसरे नंबर पे सॉइल के स्ट्रक्चर का ग्रेड आता है। तो सॉइल स्ट्रक्चर के टाइप्स में क्या आता है, तो शेप और फॉर्म एंड अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न्स ऑफ पेड़, यानी पेड़ के पैटर्न का जो अरेंजमेंट होता है या फिर पेड़ के पैटर्न का जो रूप होता है या फिर पेड़ के पैटर्न का जो शेप होता है, यह पहले टाइप में आता है। जबकि दूसरे नंबर पे साइज ऑफ पेड्स, यानी कि जो पेड्स का साइज होता है वो क्लास के अंतर्गत आता है। जबकि पेड्स का जो डिस्टिंक्टनेस डिग्री होती है उसके अंतर्गत क्या आता है, तो ग्रेड आता है। नेक्स्ट है पहले नंबर पे, तो पहले नंबर का जो क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, यानी सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉइल देयर आर 4 प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, यानी सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है वो निम्नलिखित देयर आर 4 प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, यानी सॉइल स्ट्रक्चर्स के निम्नलिखित 4 रूपों में पाया जाता है। यानी कि देयर आर 4 प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, यानी सॉइल स्ट्रक्चर के निम्नलिखित 4 प्रिंसिपल होते हैं, 4 सिद्धांतों के रूप में पाया जाता है। पहले नंबर पे आपका प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर होता है, दूसरे नंबर पे आपका प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, तीसरे टाइप में आपका ब्लॉकी टाइप का स्ट्रक्चर होता है और चौथे नंबर पे आपका स्फेराइडल यानी स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बात करते हैं पहले नंबर के स्ट्रक्चर का। पहले नंबर पे यह स्ट्रक्चर क्या आता है, तो प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर में द हॉरिजेंटल एक्सिस आर डायमेंशंस आर लार्जर देन द वर्टिकल एक्सिस, यानी वर्टिकल एक्सिस की अपेक्षा इसमें हॉरिजेंटल जो एक्सिस होता है या फिर हॉरिजेंटल एक्सिस हो गया या फिर जो डायमेंशंस होता है वह बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द यूनिट्स आर लेयर्स आर थिक दे आर कॉल्ड प्लेटी, यानी जब यूनिट या फिर लेयर देखने में मोटा होता है तो उसे हम प्लेटी स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। यानी कि फिर से व्हेन द यूनिट्स आर लेयर, यानी कि जब कोई इकाई, यानी कि जब स्ट्रक्चर यानी कि प्लेट जब स्ट्रक्चर की इकाई या फिर जब सॉइल स्ट्रक्चर का लेयर्स देखने में मोटा होता है तो उसी को हम प्लेटी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन दे आर थिन देन इट इज लेमिनार, यदि यह जब ये देखने में पतले होते हैं तो उसी को हम लेमिनार सॉइल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटी स्ट्रक्चर इज मोस्ट नोटिसिएबल इन द सरफेस लेयर ऑफ वर्जिन सॉइल, यानी कि जो वर्जिन सॉइल होता है उसी के सरफेस लेयर में प्लेटी स्ट्रक्चर सर्वाधिक रूप से नोटिस किया जाता है। बट मे बी प्रेजेंट इन द सब सॉइल, लेकिन ये जो होता है सब सॉइल में भी उपस्थित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस टाइप इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल, और यानी प्लेटी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है यह पेरेंट मटेरियल के द्वारा इनका इनहेरिटेशन होता है या फिर स्थानांतरण होता है, स्पेशली बाय द एक्शन ऑफ वाटर या फिर आइस, यानी कि विशिष्ट रूप से यह किसी के क्रिया के द्वारा होता है, तो यह वाटर के कारण होता है या फिर वाटर की क्रिया के कारण होता है या फिर आइस की क्रिया के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर का स्ट्रक्चर है प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट क्या दिया है, द वर्टिकल एक्सिस इज मोर डेवलप्ड देन हॉरिजेंटल एक्सिस, यानी कि इसमें हॉरिजेंटल एक्सिस की अपेक्षा जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है, गिविंग ए पिलर लाइक शेप, जो कि एक पिलर के समान ही आकृति प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेयरिंग इन द लेंथ फ्रॉम 1 to 10 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ होती है वो 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होती है। कॉमनली अकर इन सब सॉइल होराइजन्स ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, यह समानतः सब सॉइल होराइजन्स, यानी यह समानतः जो होता है वो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स के, यह समानतः जो होता है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स के सब सॉइल होराइजन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द टॉप आर राउंडेड, यानी कि जब व्हेन द टॉप आर राउंडेड द स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज कोलुमिनार, यानी कि इसका जब टॉप पोर्शन राउंडेड होता है, चारों तरफ से घिरा होता है, यानी कि जब सॉइल का टॉप पोर्शन चारों तरफ से घिरा रहता है तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कोलुमनार स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। व्हेन द टॉप आर फ्लैट आर प्लेन लेवल एंड द क्लियर कट प्रिज्मेटिक, यानी कि जब सॉइल का टॉप फ्लैट रहता है और प्लेन रहता है तो इस लेवल को जो है व्हेन द टॉप्स आर फ्लैट आर प्लेन लेवल एंड क्लियर कट
दैट इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि जब सॉइल का टॉप फ्लैट और प्लेन होता है और पूरी तरह से लेवल होता है और क्लियर कट दिखाई देता है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर का क्या है, तो तीसरे नंबर पे आपका ब्लॉकी स्ट्रक्चर तीसरे नंबर पे आपका ब्लॉकी स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ब्लॉकी स्ट्रक्चर, ऑल थ्री डायमेंशंस आर अबाउट द सेम साइज, यानी कि ब्लॉकी लाइक स्ट्रक्चर में जो तीनों प्रकार के डायमेंशंस होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इरेगुलरली सिक्स फेज्ड विथ दियर थ्री डायमेंशंस मोर आर लेस इक्वल, यानी कि अनियमित रूप से इसमें जो सिक्स फेज्ड होता है ब्लॉकी लाइक स्ट्रक्चर्स में, ये तीनों डायमेंशंस से 3 डायमेंशन से अधिक होते हैं या फिर तीनों डायमेंशंस के बराबर होते हैं। फिर से इरेगुलरली सिक्स फेज्ड विथ देयर थ्री डायमेंशंस मोर आर लेस इक्वल, यानी कि इसमें जो अनियमित आकार के जो 6 फेस वाले स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें 3 डायमेंशंस देखने को मिलता है, ये तीनों डायमेंशन जो होता है वो ज़्यादा होते हैं या फिर इक्वल होते हैं, लेस इक्वल होते हैं, कम से कम बराबर होते हैं। फिर से इरेगुलरली सिक्स फेज्ड विथ दियर थ्री डायमेंशंस मोर आर लेस इक्वल। नेक्स्ट, दिस टाइप्स यूजुअली आर कन्फाइंड टू द सब सॉइल, यानी कि इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो सामान्यतः सब सॉइल में पाया जाता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैव मच टू डू विथ सॉइल ड्रेनेज, and characteristics have much to do with soil drainage, aeration and root penetration, and these characteristics have much to do with soil drainage, aeration and रूट पेनिट्रेशन, यानी इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है यह ज़्यादातर किस प्रकार के सॉइल में पाया जाता है, तो ड्रेनेज सॉइल में पाया जाता है, एरेशन सॉइल्स में पाया जाता है एंड रूट पेनिट्रेशन सॉइल्स में यह स्ट्रक्चर ज़्यादातर देखने को मिलता है। चौथे नंबर का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो चौथे नंबर का स्ट्रक्चर है स्फेरॉइडल या फिर स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू स्फेरॉइडल या फिर स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड एग्रीगेट्स आर पैड्स नॉट मोर देन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ऑफन इन ए लूज कंडीशंस इन द ए होराइजन्स, यानी कि जो स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर होता है या फिर जो स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके एग्रीगेट्स जो होते हैं वो गोले होते हैं, यानी कि इसके एग्रीगेट्स जो होते हैं वो गोल गोल होते हैं। एंड पेड्स नॉट मोर देन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इसमें जो पेड्स का आकार होता है वो 2 सेंटीमीटर व्यास से अधिक नहीं होता। ऑफन इन ए लूज कंडीशंस, और यह जो होता है पूरी तरह से लूज कंडीशन में पाया जाता है जो कि ए होराइजन्स के रूप में जाना जाता है, यानी ए होराइजन्स में स्फेरॉइडल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज स्पेसिफिक टू सरफेस सॉइल पार्टिकुलरली हाई इन ऑर्गेनिक मैटर ग्रास लैंड सॉइल्स, यानी दिस इज स्पेसिफिक टू सरफेस सॉइल पार्टिकुलरली हाई इन ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि स्फेरॉइडल या फिर स्फेयर लाइक जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो विशिष्ट रूप से उस सरफेस सॉइल में पाया जाता है जिस सरफेस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर और ग्रास लैंड सॉइल्स की प्रधानता होती है। फिर से, दिस इज स्पेसिफिक टू सरफेस सॉइल पार्टिकुलरली हाई इन ऑर्गेनिक मैटर और ग्रास लैंड सॉइल्स, यानी कि दिस इज स्पेसिफिक टू सरफेस सॉइल particularly high in organic matter or grassland soil. नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस स्ट्रक्चर, यानी कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर में इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन एंड एरेशन आर नॉट अफेक्टेड बाय वेटिंग ऑफ सॉइल्स, यानी कि यदि इस प्रकार के सॉइल्स में हम पानी का इस प्रकार के इरिगेशंस में यदि हम पानी को भर देते हैं तो इसमें इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन एंड एरेशंस के कारण इस स्ट्रक्चर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अफेक्टेड बाय वेटिंग ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को गीला करने पर इस प्रकार के सॉइल्स में किसी भी प्रकार का हमें प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। किसमें, तो स्ट्रक्चर, इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन एंड एरेशन। फिर से, इन दिस स्ट्रक्चर, यानी कि स्फेरॉइडल या फिर स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर में इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन एंड एरेशन आर नॉट अफेक्टेड बाय वेटिंग ऑफ सॉइल्स, यानी कि स्फेरॉइडल या फिर स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर में इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन एंड एरेशंस यह आर नॉट अफेक्टेड, यह किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं अगर हम सॉइल को मृदा कर देते, सॉइल को यदि हम गीला कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ग्रुप्ड इनटू ग्रैनुलर आर क्रम्बी स्ट्रक्चर, यानी कि स्फेरॉइडल या फिर स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम ग्रैनुलर एंड क्रम्बी स्ट्रक्चर 2 भागों में इसको वर्गीकृत करते हैं। पहले नंबर आपका ग्रैनुलर होता है, तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, द एग्रीगेट्स ऑफ दिस ग्रुप आर यूजुअली टर्मेड एज ग्रैनुलर विच आर रिलेटिवली लेस पोरस, यानी कि ग्रैनुलर का
ग्रेनुलर द एग्रीगेट्स ऑफ दिस ग्रुप, यानी कि ग्रेनुलर ग्रुप के अंतर्गत जो सॉइल का एग्रीगेट्स होता है वो सामान्यतः ग्रेनुलर होता है, जो कि रिलेटिवली लेस पोरस होता है। फिर से द एग्रीगेट्स ऑफ दिस ग्रुप, यानी इस ग्रुप के अंतर्गत जो भी एग्रीगेट्स पाए जाते हैं वो सामान्यतः ग्रेनुलर के रूप में टर्मिनेट किए जाते हैं। विच आर रिलेटिवली लोस पोरस, जो कि कम, जिसमें कम पोरस यानी जो कि कम छिद्रयुक्त या फिर कम पोरस होता है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, देज आर फाइन एग्रीगेट्स ऑफ सॉइल गुड फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, यानी कि इस प्रकार के यानी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर का जो सॉइल होता है इसमें फाइन यानी कि देज आर फाइन एग्रीगेट्स ऑफ सॉइल, यानी कि ग्रेनुलर स्ट्रक्चर में जो सॉइल का एग्रीगेट्स होता है बहुत ही पतला होता है। गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि फसलों के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि फसलों के उत्पादन के लिए अच्छा होता है। दूसरे नंबर पर आपका क्रम्बी स्ट्रक्चर आता है। व्हेन ग्रेन्यूल्स आर स्पेशली पोरस नोन एज क्रम्बी स्ट्रक्चर, यानी कि जब ग्रेन्यूल्स सामान्यतः छिद्रयुक्त होते हैं तो उसी को हम क्रम्बी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों की खेती के लिए सर्वाधिक सूटेबल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेंस बोथ ग्रेनुलर एंड क्रम्बी स्ट्रक्चर आर मोस्ट फेवरेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ, यानी कि दोनों ही प्रकार का स्पोराइडल या फिर स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर के अंतर्गत दो प्रकार के जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसमें आपका ग्रेनुलर आता है और क्रम्बी आता है। ये दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सर्वाधिक फसलों के प्लांट ग्रोथ के लिए जो होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, दूसरे नंबर का क्लासिफिकेशन है सॉइल स्ट्रक्चर का। तो क्लासेस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर का क्लासेस कौन कौन सा है, तो इट इज डिटरमाइंड बाय साइज ऑफ पेट्स, यानी पेट के साइज के आधार पर ही इसका निर्धारण किया जाता है। किसका, तो क्लासेस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर का। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू क्लासेस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ईच प्राइमरी स्ट्रक्चर टाइप ऑफ सॉइल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 5 साइज, यानी कि इस प्राइमरी स्ट्रक्चर टाइप ऑफ सॉइल, यानी सॉइल का प्रत्येक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इसको 5 ग्रुप में डिफरेंशिएट किया जाता है। क्लासेस देयर आर पहले नंबर पे आपका वेरी फाइन और वेरी थिन, दूसरे नंबर पे आपका फाइन या फिर थिन, तीसरे नंबर पे आपका मीडियम सॉइल स्ट्रक्चर, चौथे नंबर पे आपका कोर्स और थिक सॉइल स्ट्रक्चर, पांचवें नंबर पे आपका वेरी कोर्स और फिर वेरी थिक सॉइल स्ट्रक्चर। तीसरे नंबर का क्लासिफिकेशन है ग्रेड्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, यानी सॉइल स्ट्रक्चर का ग्रेड्स। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्रेड्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ग्रेड्स इंडिकेट द डिग्री ऑफ डिस्टिंक्टनेस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल पेड्स, यानी कि प्रत्येक पेड्स की ड्यूरेबिलिटी और प्रत्येक पेड्स की डिस्टिंक्टनेस की डिग्री को ही इंडिकेट करता है क्या, तो सॉइल स्ट्रक्चर का ग्रेड्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिटरमाइंड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द एग्रीगेट्स, यानी एग्रीगेट्स की स्टेबिलिटी स्थायित्व का, यानी कि किसी भी एग्रीगेट्स के स्टेबिलिटी का, यानी कि एग्रीगेट्स या फिर जो समुच्चय होता है, सॉइल का जो समुच्चय होता है उसके स्टेबिलिटी या फिर स्थायित्व का निर्धारण जो होता है वो ग्रेड्स के सॉइल स्ट्रक्चर के ग्रेड के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल्स, यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर का जो ग्रेड्स होता है यह सॉइल में उपस्थित मॉइस्चर कंटेंट के द्वारा ही इन्फ्लुएंस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेड आल्सो डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक मैटर टेक्सचर स्ट्रक्चर, यानी कि जो सॉइल स्ट्रक्चर का ग्रेड्स होता है यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल टेक्सचर पर निर्भर रहता है, यानी कि ग्रेड्स आल्सो डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक मैटर एंड टेक्सचर एट्सेट्रा, यानी कि जो सॉइल स्ट्रक्चर का जो ग्रेड्स होता है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल के टेक्सचर पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, तो अगला हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर, यानी सॉइल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाले कारक। तो सॉइल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो पहले नंबर का फैक्टर है एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज द एग्रीगेट फॉर्मेशंस, यानी यदि हम ऑर्गेनिक मैटर यानी सॉइल में यदि हम ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन करते हैं तो इससे जो एग्रीगेट का फॉर्मेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिव कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि इंटेंसिव कल्टीवेशन यदि हम किसी भी फील्ड में इंटेंसिव कल्टीवेशंस करते हैं तो सॉइल का स्ट्रक्चर जो होता है वो नष्ट हो जाता है, यानी कि किसी भी फील्ड में जब हम बहुत ही सघन खेती करते हैं तो वहाँ पर सॉइल स्ट्रक्चर जो होती है वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर गुड सॉइल स्ट्रक्चर टीलेज ऑपरेशन शुड बी डन एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशंस, यानी कि अच्छे सॉइल स्ट्रक्चर यानी कि
फिर से फॉर गुड सॉइल स्ट्रक्चर टीलेज ऑपरेशन शुड बी डन एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशंस, यानी कि अच्छे सॉइल स्ट्रक्चर में टीलेज ऑपरेशंस जो होता है वो ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस के अंतर्गत ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम आयन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफ्लोक्यूलेशन, यानी कि सोडियम आयन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफ्लोक्यूलेशन, यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर का जो सोडियम आयन होता है वो डिफ्लोक्यूलेशन के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम आयन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर ड्यू टू फ्लोक्यूलेशन, लेकिन जो कैल्शियम आयन होता है वह फ्लोक्यूलेशन के कारण, यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर का जो कैल्शियम आयन होता है, यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर का जो कैल्शियम आयन होता है वो फ्लोक्यूलेशन से डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन सॉइल स्ट्रक्चर का जो सोडियम आयन होता है वो डिफ्लोक्यूलेशन के द्वारा नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ग्रासेस एंड लेग्यूम्स इंप्रूव द ग्रेनुलेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सर्वाधिक जो घासेस होती हैं या फिर जो सर्वाधिक जो लेग्यूम्स क्रॉप्स होती हैं यह सॉइल की ग्रेनुलेशंस को इम्प्रूव करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, रूट्स एंड रूट हेयर्स हेल्प टू द डेवलप्ड क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि रूट्स हो चाहे रूट हेयर्स हो है, यानी रूट्स हो चाहे फिर रूट हेयर्स हो, यह सभी प्रकार के क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर्स को विकसित करने का काम करते हैं। फिर से रूट्स एंड रूट हेयर्स हेल्प टू डेवलप्ड क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि रूट्स एंड रूट्स हेयर जो होते हैं यह क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर को विकसित करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, तो नेक्स्ट तीसरे नंबर का हेडिंग है सॉइल डेंसिटी। तीसरे नंबर का हेडिंग है सॉइल डेंसिटी। सॉइल डेंसिटी में आपका पहला पॉइंट, इट इज़ मेजर्ड बाय पिक्नोमीटर, यानी कि सॉइल की जो डेंसिटी होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, तो सॉइल की डेंसिटी पिक्नोमीटर के द्वारा मापी जाती है, जबकि लिक्विड की डेंसिटी जो होती है किससे मापी जाती है, तो लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है, यानी लिक्विड की डेंसिटी हाइड्रोमीटर के द्वारा, जबकि सॉइल की डेंसिटी पिक्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो सॉइल की डेंसिटी दो प्रकार की होती है, एक तो आपका पार्टिकल डेंसिटी होता है, दूसरे नंबर पर बल्क डेंसिटी होता है। पहले नंबर पे आपका पार्टिकल डेंसिटी आता है, दूसरे नंबर पे आपका बल्क। पहले नंबर पे क्या दिया है, तो सॉइल डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग इज सॉइल डेंसिटी। सॉइल डेंसिटी इट इज़ मेजर्ड बाय पिक्नोमीटर, यानी सॉइल की डेंसिटी पिक्नोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, जबकि लिक्विड का डेंसिटी जो होता है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा, जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो हाइग्रोमीटर या फिर साइक्रोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। एंड सॉइल डेंसिटी कितने प्रकार का होता है, तो सॉइल डेंसिटी दो प्रकार का होता है। पहले नंबर पर आपका पार्टिकल डेंसिटी आता है और दूसरे नंबर पर आपका बल्क डेंसिटी होता है। तो हम पहले नंबर पर आपका किसका डिस्कस करेंगे, तो पहले नंबर पे हम पार्टिकल डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टिकल डेंसिटी होता क्या है, द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पार्टिकल डेंसिटी। द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक इकाई वॉल्यूम, यानी कि सॉइल पार्टिकल के एक इकाई वॉल्यूम के वजन को पार्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। फिर से सॉइल पार्टिकल के एक इकाई वॉल्यूम को, यानी कि व्यक्तिगत, यानी कि इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल के एक इकाई वॉल्यूम को जो है के वजन को पार्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। फिर से इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल के एक इकाई यूनिट वॉल्यूम को वेट, यानी कि फिर से सही नहीं बैठ रहा है, द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक इकाई वॉल्यूम के सॉइल पार्टिकल्स, यानी सॉइल पार्टिकल्स के एक इकाई वॉल्यूम के वजन को पार्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। फिर से सॉइल पार्टिकल्स के एक इकाई वॉल्यूम के वजन को जो है पार्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। और इट इज़ द डेंसिटी ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल सॉलिड व्हेन एयर इज एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडेड पोर स्पेसेस, यानी कि पार्टिकल डेंसिटी वह डेंसिटी होती है जो कि ओवन ड्राइड सॉइल सॉलिड्स वेयर एयर इज एक्सक्लूडेड, यानी कि जब हम ओवन ड्राइड सॉइल सॉलिड्स व्हेन एयर इज एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडिंग पोर स्पेसेस, यानी कि पार्टिकल डेंसिटी वह डेंसिटी होती है, पार्टिकल डेंसिटी ओवन ड्राइड सॉइल की वह डेंसिटी होती है जिसके अंतर्गत ओवन ड्राइड सॉइल सॉलिड्स, सही नहीं बैठ रहा है यार,
इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द ओवन ड्राइड सॉयल सॉलिड्स, यानी कि जो पार्टिकल डेंसिटी होता है यह ओवन ड्राइड सॉयल सॉलिड्स का डेंसिटी होता है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो वेन एयर, जिसके अंतर्गत एयर को जो होता है वो बाहर कर दिया जाता है या फिर और स्पेसेस को पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है। पार्टिकल डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो पार्टिकल डेंसिटी बराबर होता है वेट ऑफ, पार्टिकल डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो पार्टिकल डेंसिटी बराबर होता है वेट ऑफ सॉयल सॉलिड्स बटा के वॉल्यूम ऑफ सॉयल सॉलिड्स, यानी वेट ऑफ सॉयल सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉयल सॉलिड्स। वेट ऑफ सॉयल सॉलिड्स इक्वल टू weight of soil solids upon volume of soil solids, that is called particle density. Second point related to particle density of mineral soils, यानी मिनरल सॉइल्स का पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है, तो 2.6 ग्राम पर क्यूबिक मीटर या फिर ग्राम पर सीसी होता है। नेक्स्ट पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल, यानी ऑर्गेनिक सॉइल्स का पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है, तो 2.1 से लेकर 2.4 ग्राम पर सीसी होता है। जबकि पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है, तो 1.1 से लेकर 1.4 ग्राम पर सीसी होता है। नेक्स्ट है particle density, sometimes also a real or true density or gain density or absolute density, यानी कि पार्टिकल डेंसिटी समटाइम्स, यानी पार्टिकल डेंसिटी को कभी कभी रियल डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसी को हम ट्रू डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को गेन डेंसिटी के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम एब्सोल्यूट डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, तो जो ऑर्गेनिक सॉइल्स का जो पार्टिकल डेंसिटी होता है वो 2.1 से लेके 2.4 ग्राम पर सीसी होता है। ऑर्गेनिक मैटर का पार्टिकल डेंसिटी 1.1 से लेके 1.4 ग्राम पर सीसी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल डेंसिटी इज लोअर व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर एडेड इन सॉइल्स, यानी कि पार्टिकल डेंसिटी इज लोअर व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर एडेड इन सॉइल्स, यानी जब हम मृदा में ऑर्गेनिक मैटर को मिलाते हैं या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो कार्बनिक खाद होता है, यानी कि जब मृदा में कार्बनिक खाद को मिलाया जाता है तो उससे जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ हेवी मिनरल्स इंक्रीज द पार्टिकल डेंसिटी। इन प्रेजेंस ऑफ हेवी मिनरल्स, यानी कि भारी मिनरल्स की उपस्थिति के कारण जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो भी बढ़ती है, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ हेवी मिनरल्स, यानी कि भारी मिनरल्स की उपस्थिति के कारण जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो भी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंपेयर वाटर हैज डेंसिटी ऑफ, इन कंपेयर वाटर, यानी कि इन कंपेयर वाटर हैज डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सीसी, यानी कि पानी की तुलना में सॉइल का जो डेंसिटी होता है कितना होता है, तो 1 ग्राम पर से फिर से इन कंपेयर वाटर हैज डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पानी का इन कंपेयर वाटर हैज डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सीसी। पानी का डेंसिटी पूछ रहा है भाई, तो पानी का घनत्व तो 4.1 के आसपास होता है, पता नहीं क्या पूछ रहा है इसमें। नेक्स्ट, दूसरे नंबर का बल्क डेंसिटी होता है, इसी को हम अपरेंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि दूसरे नंबर पे आपका बल्क डेंसिटी आता है, इसी को हम अपरेंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बल्क डेंसिटी और अपरेंट डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल्स टू इट्स बल्क वॉल्यूम इंक्लूडिंग पोर स्पेसेस, यानी कि पार्टिकल डेंसिटी में पोर स्पेसेस को या फिर एयर को एक्सक्लूड करके जो भी ओवन ड्राइड सॉयल सॉलिड्स होता है उसका मेजर करते हैं, तो उसी के वेट को बल्क पार्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। लेकिन बल्क डेंसिटी में होता क्या है कि इसमें पोर स्पेस या फिर हवा को इंक्लूड करके जब हम ओवन ड्राई सॉयल सॉलिड्स का वजन लेते हैं तो उसको बल्क डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। तो बल्क डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉयल, यानी वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉयल बटा में वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल्स, यानी कि वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉयल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल्स के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो बल्क डेंसिटी कहा जाता है। सेम है क्या वैल्यू यार।
वेट ऑफ सॉयल सॉलिड्स, यानी कि इसमें वेट ऑफ सॉयल सॉलिड्स लिया जाता है, केवल सॉयल का सॉलिड्स लिया जाता है, जबकि उसमें क्या लिया जाता है तो वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉयल, यानी कि केवल ओवन ड्राई सॉयल को इसमें लिया जाता है, उसमें क्या लिया जाता है तो वेट ऑफ सॉयल सॉलिड्स लिया जाता है। दोनों का नीचे क्या है तो नीचे वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई सॉयल और उसमें क्या है तो इसमें यहाँ का वॉल्यूम ऑफ सॉयल सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम वेट, यानी कि बल्क डेंसिटी को हम वॉल्यूम वेट के नाम से भी जानते हैं, यानी बल्क डेंसिटी को वॉल्यूम वेट के नाम से जाना जाता है, जबकि पार्टिकल डेंसिटी जो होता है वो सॉयल सॉलिड वेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग पार्टिकल डेंसिटी बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यानी 2.6 ग्राम पर क्यूबिक मीटर क्यूब एंड इंटू 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू, यानी इट इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग पार्टिकल डेंसिटी बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड के वॉल्यूम का जब हम मल्टीप्लिकेशन सॉयल के सॉलिड के वॉल्यूम का जब हम मल्टीप्लिकेशन पार्टिकल डेंसिटी साथ कर देते हैं तो उसी से बल्क डेंसिटी का निर्धारण होता है। तो सॉलिड का वॉल्यूम कितना होता है तो सॉलिड का वॉल्यूम 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। जब इसमें हम पार्टिकल डेंसिटी से गुणा करेंगे 2.66 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना तो 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बल्क डेंसिटी के बारे में बहुत ही टॉपिक दिया है, देख लेते हैं क्या है। तो देयर फॉर बल्क डेंसिटी इज जनरली हाफ ऑफ पार्टिकल डेंसिटी, यानी कि जो बल्क डेंसिटी होती है किसी भी सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होती है वह पार्टिकल डेंसिटी का जस्ट आधा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बल्क डेंसिटी ऑफ मिनरल सॉइल, यानी मिनरल सॉइल्स का बल्क डेंसिटी कितना है तो 1.33 ग्राम पर सीसी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स टेक्सचर या फिर सैंडी सॉइल्स, यानी सैंडी सॉइल्स का जो बल्क डेंसिटी होता है कितना होता है तो 1.4 से लेकर 1.75 ग्राम पर सीसी होता है, जबकि बल्क डेंसिटी या फाइन टेक्सचर्ड सॉइल या फिर क्ले सॉइल सॉइल्स का जो बल्क डेंसिटी होता है वो 1.1 से लेके 1.4 ग्राम पर सीसी होता है। बल्क डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की बल्क डेंसिटी कितनी होती है तो ऑर्गेनिक मैटर की जो बल्क डेंसिटी होती है वो 0 ग्राम पर सीसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बल्क डेंसिटी ऑफ कम्पैक्ट सब सॉइल, यानी कि कम्पैक्ट सब सॉइल का जो बल्क डेंसिटी होता है कितना होता है तो 2 ग्राम पर सीसी, यानी बल्क डेंसिटी ऑफ कम्पैक्ट सब सॉइल, यानी कम्पैक्ट जो सब सॉइल होता है उसका बल्क डेंसिटी कितना होता है तो 2 ग्राम पर सीसी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सैंडी सॉइल्स हैव हायर बल्क डेंसिटी देन क्ले सॉइल्स, यानी सैंडी सॉइल्स की जो बल्क डेंसिटी होती है वो क्ले सॉइल्स की अपेक्षा अधिक होती है। यहीं पर तो दिखाया गया, यानी कि सैंडी सॉइल्स का 1.4 से लेके 1.75 ग्राम पर सीसी होता है, जबकि क्ले सॉइल्स का 1.1 से लेके 1.4 ग्राम पर सीसी ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज बल्क डेंसिटी, जब हम मृदा में ऑर्गेनिक मैटर को मिलाते हैं तो उससे जो बल्क डेंसिटी होती है वो घट जाती है। ऑर्गेनिक मैटर का कितना होता है बल्क डेंसिटी तो 0.5 ग्राम पर सीसी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल इंक्रीज बल्क डेंसिटी, यानी कि सॉइल में जितना ही कम्पैक्टनेस रहता है उसके कारण बल्क डेंसिटी बढ़ती है, यानी कि सॉइल में जितना ही कम्पैक्टनेस पाया जाता है फिर कठोरता पाई जाती है तो उतना ही उसमें बल्क डेंसिटी वृद्धि होती है। यानी कम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल की जो कम्पैक्टनेस के कारण क्या होती है तो बल्क डेंसिटी इंक्रीज होती है, यानी सॉइल के कम्पैक्टनेस होने से बल्क की डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल विथ लार्ज पोर स्पेस लोअर द बल्क डेंसिटी, यानी कि सॉइल विथ लार्ज पोर स्पेस, यानी कि जब सॉइल्स में बहुत ही ज़्यादा पोर स्पेस पाए जाते हैं तो इसके कारण जो बल्क डेंसिटी होती है वो घट जाती है। फिर से, द सॉइल विथ लार्ज पोर स्पेस लोअर द बल्क डेंसिटी, जब सॉइल का यानी जब सॉइल के साथ बहुत सारे पोर स्पेसेस होते हैं तो उस कंडीशन में बल्क डेंसिटी जो होती है वो घट जाती है, यानी कि जब सॉइल्स में बहुत सारे पोर स्पेसेस पाए जाते हैं तो उसके कारण बल्क डेंसिटी जो होती है वो घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, टीलेज ऑपरेशन डिक्रीज द बल्क डेंसिटी, जब हम फील्ड में टीलेज का ऑपरेशन करते हैं तो इससे बल्क की डेंसिटी जो होती है वो घट जाती है। अगला हेडिंग क्या है तो चौथे नंबर का हेडिंग दिया है थर्मल कंडक्टिविटी, यानी चौथे नंबर पे क्या दिया है तो थर्मल कंडक्टिविटी। तो चौथे नंबर का हेडिंग है थर्मल कंडक्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल, यानी कि एक यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल के द्वारा एक इकाई समय में
हीट फ्लो की मात्रा को हम थर्मल कंडक्टिविटी के रूप में परिभाषित करते हैं। फिर से इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल के एक क्रॉस सेक्शन यूनिट के द्वारा एक इकाई समय में हीट का जितना फ्लो हो जाता है उसी की मात्रा को हम थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द थर्मल कंडक्टिविटी इज हाई फॉर सैंडी सॉइल्स कंपेयर टू क्ले सॉइल्स, यानी कि सैंडी सॉइल्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि गर्म होने की क्षमता, यानी सैंडी सॉइल्स की जो गर्म होने की क्षमता या फिर थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो क्ले सॉइल्स की अपेक्षा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेज थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेज। जब सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होता है, यानी कि सॉइल में जब मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होता है तो उसके कारण थर्मल कंडक्टिविटी भी जो होती है वो इंक्रीज होता है। फिर से सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज द थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज, एकदम सीधा उल्टा प्रोसेस है इसमें, यानी कि सॉइल में जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है, यानी कि सॉइल में जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ती है तो उस समय सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी या फिर सॉइल की गर्म होने की क्षमता भी जो होती है वो बढ़ जाती है। उल्टा प्रोसेस है, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीज द थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि यदि हम सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन करते हैं तो इसके कारण जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो घट जाती है। लेकिन सॉइल मॉइस्चर कंडीशन बढ़ने पर, यानी सॉइल मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने पर थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन करते हैं सॉइल्स में तो इसके कारण थर्मल की कंडक्टिविटी जो होती है वो घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन पोरोसिटी, यानी कि सॉइल्स में यदि पोरोसिटी की संख्या बढ़ जाती है तो उसके कारण थर्मल कंडक्टिविटी घट जाती है, यानी कि जब सॉइल्स में पोर स्पेसिस की संख्या ज़्यादा पाई जाती है तो उस कंडीशंस में थर्मल की कंडक्टिविटी, यानी कि सॉइल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो भी घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, टीलेज डिक्रीजेज थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि टीलेज प्रोसेस के द्वारा थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो घट जाती है, यानी कि सभी प्रकार के कंडीशंस में जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी घट जाती है, केवल एक ही केस में जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी दो केस है, यानी कि सैंडी सॉइल्स का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है और दूसरे नंबर पे अगर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है सॉइल्स में तो उस समय थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट आते हैं यदि हम सॉइल में मिलाते हैं तो उससे थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जैसे पोरोसिटी के बढ़ने पर हो गया, फिर जैसे टीलेज ऑपरेशन करने पर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द सॉइल टेम्परेचर, 5वां टॉपिक है सॉइल टेम्परेचर। डायगोनल वेरिएशंस इन सॉइल टेम्परेचर, यानी कि सॉइल के टेम्परेचर्स में जो वेरिएशन से देखने को मिलता है वो निम्नलिखित प्रकार से देखने को मिलता है। पहले नंबर पे आपका ड्राई सॉइल में जो मॉइस्ट सॉइल्स होता है अधिकता पाई जाती है कि फिर से सॉइल टेम्परेचर डायगोनल वेरिएशंस इन सॉइल टेम्परेचर, यानी कि सॉइल टेम्परेचर में जो डायगोनल वेरिएशंस देखने को हमें मिलता है दिन के समय में जो टेम्परेचर, यानी कि सॉइल के टेम्परेचर में जो दिन के समय वेरिएशन देखने को मिलता है उसी को हम सॉइल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। तो ड्राई सॉइल्स को हम सर्वाधिक मॉइस्ट सॉइल के नाम से जानते हैं। लूज सॉइल का कंपैक्ट सॉइल, यानी कि लूज सॉइल में भी ज़्यादा कंपैक्ट सॉइल होता है। डीप सॉइल्स में ज़्यादा सैलो सॉइल्स होता है। पता नहीं क्या दिया है, इसका मतलब है नहीं समझा है इसमें। सॉइल टेम्परेचर डायगोनल वेरिएशंस इन सॉइल टेम्परेचर, यानी सॉइल टेम्परेचर में जो दिन के तापमान का वेरिएशंस होता है उसी को हम सॉइल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ड्राई सॉइल मोर देन मॉइस्ट सॉइल, यानी मॉइस्ट सॉइल की अपेक्षा ड्राई सॉइल का जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि कंपैक्ट सॉइल की अपेक्षा लूज सॉइल का जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। सैलो सॉइल्स की अपेक्षा डीप सॉइल्स का जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। सीधा सीधा कहने का यही मतलब है, यानी सैलो सॉइल्स की अपेक्षा डीप सॉइल का सॉइल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कंपैक्ट सॉइल की अपेक्षा लूज सॉइल का जो सॉइल टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है, मॉइस्ट सॉइल की अपेक्षा ड्राई सॉइल्स का जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। 6वें नंबर का पॉइंट है रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, तो ऑक्साइड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम, यानी किसी एक सिस्टम से जब ऑक्साइड के रिडक्शन पोटेंशियल के ही सिस्टम को ही रिडक्स पोटेंशियल कहा जाता है, यानी कि वह सिस्टम जिसमें ऑक्साइड के
रिडक्शन यानी कि वह सिस्टम जिसमें ऑक्साइड के पोटेंशियल का रिडक्शन होता है तो उसी को हम रेडॉक्स पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। फिर से इस ऑक्साइड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम यानी कि किसी एक सिस्टम में जब ऑक्साइड के रिडक्शन पोटेंशियल को यानी कि किसी सिस्टम में ऑक्साइड के रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम रेडॉक्स पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इट इज़ डिटोनेटेड बाई ई के पावर स्मॉल एच यानी कैपिटल ई के पावर स्मॉल एच यानी कि रेडॉक्स पोटेंशियल को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं तो इसको हम कैपिटल ई के पावर स्मॉल एच के रूप में डिनोट करते हैं। और मेजरेबल यूनिट क्या होता है तो रेडॉक्स पोटेंशियल का जो मेजरेबल यूनिट होता है वो आपका एम होता है। एम का फुल फॉर्म पता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर वेल ड्रेन्ड या फिर ऑक्सीडाइज्ड सॉइल प्लस 400 to 700 MB यानी कि जो अच्छी प्रकार से जो ड्रेनेज वाली सॉइल होते हैं या फिर जो अच्छी प्रकार के ऑक्सीडाइज्ड सॉइल होते हैं यानी कि वेल ड्रेन्ड ऑक्सीडाइज्ड सॉइल यानी कि अच्छे प्रकार से जो ड्रेनेज किए हुए सॉइल होते हैं या फिर अच्छे प्रकार के जो ऑक्सीडाइज्ड सॉइल होते हैं उसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल कितना होता है तो +400 से लेकर +700 MB के बीच में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर लॉर्ड या फिर रेड्यूस्ड सॉइल क्या है यानी कि वाटर लॉर्ड सॉइल या फिर रेड्यूस्ड सॉइल का रेडॉक्स पोटेंशियल कितना होता है तो -250 से लेकर -350 MB होता है। फिर से वेल ड्रेन्ड सॉइल्स या फिर ऑक्सीडाइज्ड सॉइल का रेडॉक्स पोटेंशियल +400 से लेकर +700 MB होता है, जबकि वाटर लॉर्ड सॉइल या फिर रेड्यूस्ड सॉइल का जो रेडॉक्स पोटेंशियल होता है -250 से लेकर -350 MB तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग आपका है सॉइल प्लास्टिसिटी। सॉइल प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, अगला हेडिंग है सॉइल प्लास्टिसिटी। Soil plasticity is determined by an apparatus called as liquid limit device यानी soil plasticity is determined by a apparatus यानी जिस apparatus के द्वारा soil की plasticity का निर्धारण किया जाता है उसे हम liquid limit device के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस डिवाइस के द्वारा या फिर जिस apparatus के द्वारा soil की plasticity का निर्धारण किया जाता है उसे हम liquid limit device के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, soil containing more than 15% के लिए एग्जिबिट्स प्लास्टिसिटी यानी कि सॉइल में यदि 15% से यानी सॉइल कंटेनिंग मोर देन 15% क्ले यानी कि यदि किसी भी सॉइल्स में क्ले की मात्रा 15% से अधिक पाई जाती है तो वहाँ पर प्लास्टिसिटी जो होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर से सॉइल कंटेनिंग मोर देन 15% क्ले एग्जिबिट प्लास्टिसिटी यानी कि जब सॉइल में क्ले की मात्रा 15% से अधिक होती है तो उसी को हम प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल विच एग्जिबिट प्लास्टिसिटी नोन एज ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स आर लिमिट। द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल विच एग्जिबिट प्लास्टिसिटी यानी कि जब सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट का प्रतिशत, रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल यानी सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट के रेंज को क्या कहा जाता है तो विच एग्जिबिट प्लास्टिसिटी यानी सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट के रेंज को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं या फिर इसी को हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स या फिर लिमिट के नाम से जानते हैं। फिर से रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल विच एग्जिबिट प्लास्टिसिटी इज नोन एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स आर limit. Next point, plasticity index given by Alderberg in 1911 also gave limit of soils यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया था तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स 1911 ईस्वी में अल्टरबर्ग नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जो कि किससे संबंधित था तो सॉइल के लिमिट्स से संबंधित था, सॉइल के लिमिट्स से ही यह संबंधित था। नेक्स्ट पहले नंबर पे क्या आता है तो पहले नंबर पे दिया है लोअर प्लास्टिक लिमिट यानी लोअर प्लास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है तो लोअर मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड विदाउट क्रैकिंग एंड इट इज अपर लिमिट ऑफ मॉइस्चर फॉर टीलेज ऑपरेशन एक्सेप्ट राइस। फिर से लोअर प्लास्टिक लिमिट में क्या आता है तो लोअर प्लास्टिक लिमिट में आई डोंट नो, फिर से देख लेते हैं। लोअर प्लास्टिक लिमिट में क्या आता है तो लोवेस्ट मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल can be deformed without cracking and it is upper limit of moisture for tillage operations except rice यानी कि lowest moisture content at which soil यानी कि वह सॉइल जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम पाया जाता है और किसी भी प्रकार का उसमें क्रैकिंग भी नहीं देखने को मिलता है, तो इस प्रकार के लिमिट को ही हम लोअर प्लास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं। इट इज़ अपर लिमिट ऑफ मॉइस्चर फॉर टीलेज ऑपरेशन यानी टीलेज ऑपरेशंस के लिए जो मॉइस्चर का अपर लिमिट होता है उसी को हम लोअर
प्लास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं। फिर से अपर लिमिट ऑफ मॉइस्चर फॉर टीलेज ऑपरेशंस, यानी कि टीलेज ऑपरेशंस के लिए मॉइस्चर का जो अपर लिमिट होता है उसी को हम लोअर प्लास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं। एक्सेप्ट राइस, यानी कि राइस को छोड़कर जितने भी फसल में टीलेज ऑपरेशंस के लिए, यानी कि राइस को छोड़कर सभी फसलों में टीलेज ऑपरेशन के लिए जो अपर लिमिट होता है मॉइस्चर का उसी को हम लोअर प्लास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं। और लोअर प्लास्टिक लिमिट को एक बार हम और डिफाइन कर देते हैं। तो लोवेस्ट मॉइस्चर कंटेंट एट बी सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड विदाउट क्रैकिंग, यानी कि बिना किसी क्रैकिंग के जब सॉइल्स में मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि जब सॉइल्स में बिना किसी क्रैकिंग के ही उसमें मॉइस्चर की मात्रा या फिर मॉइस्चर का कंटेंट कम हो जाता है तो उसी को हम लोअर प्लास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं। और यह राइस के फसल को छोड़कर अन्य फसलों में जो अपर लिमिट होता है मॉइस्चर का टीलेज ऑपरेशंस के लिए वो आपका लोअर प्लास्टिक लिमिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अपर लिमिट आर लिक्विड लिमिट, यानी कि लोअर प्लास्टिक लिमिट हो गया, अपर लिमिट आर लिक्विड लिमिट किसे कहते हैं? तो हाई मॉइस्चर कंटेंट विच डिस्ट्रॉयड सॉइल एग्रीगेट्स आर मॉइस्चर एट विच कीएज टू प्लास्टिक। फिर से, हायर मॉइस्चर कंटेंट विच डिस्ट्रॉय सॉइल एग्रीगेट्स, यानी कि वह हायर मॉइस्चर कंटेंट विच डिस्ट्रॉय सॉइल एग्रीगेट्स, यानी कि वह अधिक से अधिक मॉइस्चर कंटेंट जो कि सॉइल एग्रीगेट्स को नष्ट ही कर देता है, तो इसी को हम अपर लिमिट और लिक्विड लिमिट के नाम से जानते हैं। मॉइस्चर एट विच केज टू प्लास्टिक, और छोड़ो नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल प्लास्टिसिटी डिटरमाइंड बाय अपरेटस लिक्विड लिमिट डिवाइसेस, यानी कि सॉइल प्लास्टिसिटी का निर्धारण किस अपरेटस के द्वारा किया जाता है? तो सॉइल प्लास्टिसिटी का निर्धारण जो होता है वो लिक्विड लिमिट डिवाइसेस से किया जाता है। नेक्स्ट 8वें नंबर का टॉपिक दिया है सॉइल कंसिस्टेंसी। सॉइल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? तो रेसिस्टेंट ऑफ सॉइल एट वेरियस मॉइस्चर कंटेंट टू मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण जो विभिन्न प्रकार के मॉइस्चर कंटेंट होता है तो सॉइल के, यानी फिर से रेसिस्टेंट ऑफ सॉइल एट वेरियस मॉइस्चर कंटेंट टू मैकेनिकल स्टेट, यानी मैकेनिकल स्टेट के कारण मॉइस्चर कंटेंट, यानी विभिन्न प्रकार के मॉइस्चर कंटेंट से जो भी सॉइल रेसिस्टेंट रहता है उसी को सॉइल कंसिस्टेंसी के नाम से जानते हैं। फिर से रेसिस्टेंट ऑफ सॉइल एट वेरियस मॉइस्चर कंटेंट टू मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण जो विभिन्न प्रकार के मॉइस्चर कंटेंट के प्रति सॉइल रेसिस्टेंट रहता है तो उसी को हम सॉइल कंसिस्टेंसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल कंसिस्टेंसी ऑर्डर इज ड्राई सॉइल्स, मॉइस्ट सॉइल्स, वेट सॉइल्स, लेस रेसिस्टेंट, यानी कि सॉइल कंसिस्टेंसी का ऑर्डर क्या होता है? तो सॉइल कंसिस्टेंसी का जो ऑर्डर होता है पहले नंबर पे आपका सबसे ज़्यादा सॉइल कंसिस्टेंसी किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा सॉइल की कंसिस्टेंसी सॉइल ड्राई सॉइल का होता है, फिर दूसरे नंबर पे मॉइस्ट सॉइल का होता है, फिर तीसरे नंबर का वेट सॉइल का होता है। वेट सॉइल को हम लेस रेसिस्टेंट के नाम से जानते हैं। 9वें नंबर का टॉपिक है ओडीआर। और ओडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो, यानी 9वें नंबर का टॉपिक कौन सा आता है? तो 9वें नंबर का टॉपिक ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो होता है। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू प्लांट रूट्स, यानी प्लांट रूट्स में ऑक्सीजन के मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो कहा जाता है। फिर से ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू प्लांट रूट, यानी कि प्लांट के रूट्स में जो भी ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है उसी को हम ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो के नाम से जानते हैं। फिर से ODR का मतलब ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू प्लांट रूट, यानी प्लांट के रूट्स में ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है उसी को हम ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ODR, इट इज मेजर्ड बाय प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड इन सॉइल, यूनिट इज ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि ODR या फिर ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो का मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो प्लेटिनम वायर के द्वारा किया जाता है, जो कि प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड के द्वारा किया जाता है। और इन सॉइल, यानी सॉइल में ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो का डिटर्मिनेशन या फिर मेजरमेंट जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड के द्वारा किया जाता है। और इसका यूनिट क्या होता है? तो ODR का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। रेंज ऑफ ODR फॉर क्रॉप्स, यानी फसलों के लिए जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो का रेंज होता है कितना होता है? तो 22.9 से लेके 10 के घाते -8 से यानी कि 22.9 गुणे 10 के घाते 8 से 39.5 गुणे 10 के घाते 8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। फिर से रेंज ऑफ ODR फॉर क्रॉप्स, यानी फसलों के लिए जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन का रेशियो कितना होता है? तो फसलों के लिए ऑक्सीजन डिफ्यूजन
ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो का जो रेंज या परिसर होता है वो 22.9 गुणे 10 के घाते -8 से लेके 39.5 गुणे 10 के घाते -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इरीगेटेड फॉर इरीगेटेड पी, यानी कि जो इरीगेटेड पी होता है उसमें कितना होता है तो -39 ग्राम, -39.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, जो कि हाईएस्ट ओडीआर के रूप में जाना जाता है। फिर से फॉर इरीगेटेड पी, यानी कि जो सिंचित मटर के लिए सिंचित मटर के लिए ओडीआर कितना होता है तो सिंचित मटर के लिए ओडीआर आपका 39.5 ग्राम पर सेंटीमीटर पर मिनट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा ओडीआर के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है राइस क्रॉप के लिए कितना ओडीआर होता है तो राइस क्रॉप के लिए जो ओडीआर होता है 22.1 गुणे 10 के घाते -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, जो कि सबसे लोवेस्ट होता है। यानी लोवेस्ट यानी सबसे ज़्यादा ओडीआर किसका होता है तो सबसे ज़्यादा ओडीआर आपका इरीगेटेड पी का होता है, 39.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। लेकिन सबसे कम ओडीआर किसका होता है तो राइस का होता है, कितना 22.1 गुणे 10 के घाते -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट सबसे लोवेस्ट होता है। 10वें नंबर का टॉपिक क्या दिया है तो सर 10वें नंबर का टॉपिक दिया है सॉइल कलर डिटरमाइंड बाय मोन्सन कलर चार्ट, यानी कि सॉइल कलर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है तो सॉइल कलर का निर्धारण जो होता है वो कलर चार्ट के द्वारा किया जाता है, मोन्सन कलर चार्ट के द्वारा किया जाता है। इसमें 3 प्रकार का चार्ट होता है, यानी सॉइल कलर जो होता है वो 3 प्रकार से निर्धारित किया जाता है। एक तो आपका ह्यू होता है, दूसरे नंबर पे वैल्यू होता है, तीसरे नंबर पे आपका क्रोमा होता है। एच वी सी ठीक क्या है तो एच.वी.सी ह्यू किससे संबंधित होता है तो ह्यू इट इज डिनोट्स द डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, यानी कि डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर के लिए, यानी कि इट इज डिनोट्स द डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, जिसमें आपका येलो आता है, रेड आता है, ब्लू आता है, ब्राउन आता है, यानी 4 प्रकार के कलर जो होते हैं वो डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ह्यू इज डिनोटेड बाय डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर लाइक येलो, रेड, ब्लू एंड ब्राउन। YRBB BRBY सेकेंड नंबर पे आपका वैल्यू है डिनोट्स द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर, यानी कलर के लाइटनेस एंड डार्कनेस को कौन डिनोट करता है तो ये आपका वैल्यू करता है। जबकि क्रोमा क्या करता है तो क्रोमा जो होता है डिनोट प्योरिटी ऑफ कलर, यानी कलर की प्योरिटी को कौन डिनोट करता है तो कलर की प्योरिटी को क्रोमा के द्वारा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट 11वें नंबर का पॉइंट क्या है तो 11वें नंबर पे दिया है आपका स्पेसिफिक हीट, यानी स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट जो होता है वो कैलोरी पर ग्राम होता है, यानी कि स्पेसिफिक हीट का जो इकाई होता है वो क्या होता है कैलोरी पर ग्राम होता है। वाटर का कितना होता है स्पेसिफिक हीट तो 1 होता है, यानी कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है तो पानी के लिए जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 1 होता है। सॉइल के लिए स्पेसिफिक हीट कितना होता है तो 0.2 होता है, जबकि ऑर्गेनिक मैटर का स्पेसिफिक हीट 0.5 होता है। फिर से वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 1 होता है, जबकि सॉइल का स्पेसिफिक हीट 0.2 होता है, जबकि ऑर्गेनिक मैटर का स्पेसिफिक हीट 0.5 होता है। नेक्स्ट नोट क्या दिया है तो नोट में दिया है द हीट गेन आर लॉस बाय द सॉइल इज 5 times क्विकर देन बाय द वाटर बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉइल इज 0.2 एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम। द हीट गेन आर लॉस बाय द सॉइल इज 5 times क्विकर देन बाय द वाटर, यानी पानी की अपेक्षा द हीट गेन आर लॉस बाय द सॉइल, यानी कि सॉइल के द्वारा जो पानी की प्राप्ति होती है या फिर जो पानी का लॉस होता है इज 5 times क्विकर देन, यह 5 गुना जो होता है वो वाटर यानी कि पानी के द्वारा। फिर से द हीट गेन आर लॉस बाय द सॉइल इज 5 times क्विकर देन बाय द वाटर, यानी पानी की अपेक्षा यानी कि पानी के द्वारा जो हीट यानी कि द हीट गेन आर लॉस बाय द सॉइल इज 5 times क्विकर देन बाय द वाटर, यानी पानी के अपेक्षा जो सॉइल के द्वारा हीट का गेन होता है या फिर लॉस होता है वो 5 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉइल 0.2, यानी क्योंकि पानी का द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 0.2 होता है।
एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी का जो स्पेसिफिक हीट कितना होता है, तो पानी का स्पेसिफिक हीट जो होता है वो 1 होता है। सीधे सीधे कहने का ये मतलब है कि सॉइल के द्वारा जो हम हीट प्राप्त करते हैं या फिर सॉइल से जो हीट प्राप्त किया जाता है या फिर सॉइल से जो हीट लॉस होता है वह पानी, ठीक। फिर से द हीट गेन आर लॉस बाई द सॉइल इज 5 टाइम्स क्विकर देन बाई द वाटर, यानी पानी क्विकर मतलब कम होता है। सीधे सीधे करने का मतलब ये है कि सॉइल के द्वारा जो भी हीट गेन होता है, प्राप्त होता है या फिर लॉस होता है, वह पानी से 5 गुना कम होता है, क्योंकि 0.2 तो केवल सॉइल का स्पेसिफिक हीट होता है, जबकि वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी होता है। 0.2 में जब हम 5 का गुणा कर देते हैं तो 1 कैलोरी पर ग्राम आ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, तो अगला हेडिंग है सॉइल पोरोसिटी परसेंटेज। पोरोसिटी बराबर 100 माइनस बल्क डेंसिटी बटा के पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, यानी पोरोसिटी को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो पोरोसिटी परसेंटेज को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, तो पोरोसिटी के परसेंटेज को निकालने के लिए 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100 होता है, या आर पोरोसिटी इजकल टू 1 माइनस बी डी अपॉन बी डी इंटू 100 होता है। यानी कि सीधे सीधे अगर 100 लगाएंगे तो 100 पोरोसिटी, यानी कि पोरोसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो 100 माइनस बल्क डेंसिटी बटा के पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100 होता है। या फिर इसी को हम निकालने के लिए 100 माइनस बल्क डेंसिटी बटा के पार्टिकल डेंसिटी या फिर 100 के रूप में डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है पोरोसिटी रेंज कितना होता है, तो सॉइल का पोरोसिटी रेंज जो होता है वो 30 से 60% तक होता है, यानी किसी भी सॉइल की जो पोरोसिटी रेंज होती है वो 30 से 60% तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मीडियम टू फाइन टेक्सचर के लिए सॉइल, यानी कि मीडियम से लेके फाइन टेक्सचर वाले के लिए सॉइल्स का पोरोसिटी रेंज कितना होता है, तो 40 से 60% तक होता है, यानी कि मीडियम से लेके फाइन टेक्सचर वाले जो क्ले सॉइल्स का पोरोसिटी रेंज होता है वो 40 से लेकर 60% तक होता है, जबकि सैंडी सॉइल्स का पोरोसिटी रेंज कितना होता है, तो 35 से लेकर 50% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पोर्स, जिसे हम माइक्रोपोर के नाम से जानते हैं, इज फाउंड हायर इन क्ले सॉइल्स, यानी कि सबसे ज़्यादा सॉइल स्पोर्स किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा सॉइल पोर्स जो होता है वो क्ले सॉइल्स में पाया जाता है, क्योंकि क्ले सॉइल्स में सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। सॉइल पार्टिकल्स का आकार बहुत छोटा होता है और बहुत अधिक संख्या में सॉइल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसीलिए उसमें पोर स्पेसेस की संख्या ज़्यादा होती है। यानी कि जब पार्टिकल साइज छोटा रहता है तो उसमें पोर स्पेस ज़्यादा होता है, जबकि पार्टिकल साइज जब बड़ा रहता है तो उसमें पोर स्पेसेस बिल्कुल ही कम पाया जाता है। जबकि लार्ज साइज पोर स्पेसेस जिसे हम मैक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं, या किस में ज़्यादा पाया जाता है, तो सैंडी सॉइल्स में, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स इसमें बड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि किसी भी सॉइल्स में जब हम ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन करते हैं तो उसे सॉइल की जो पोरोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। फिर से, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ सॉइल, यानी किसी भी सॉइल में हम ऑर्गेनिक मैटर को यदि ऐड करते हैं या फिर मिलाते हैं तो इससे जो सॉइल की पोरोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, इसीलिए सॉइल की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। क्रॉपिंग रेड्यूस, यानी कि क्रॉपिंग रेड्यूस द पोर स्पेसिस देन आउट क्रॉप्ड सॉइल, यानी कि क्रॉपिंग रेड्यूस द पोर स्पेस, यानी किसी भी सॉइल्स में जब हम क्रॉपिंग करते हैं तो यह पोर स्पेसेस को रिड्यूस करता है, किसकी अपेक्षा, तो आउट क्रॉप्ड सॉइल, यानी कि यानी जिस सॉइल में खेती नहीं किया जाता है उसकी अपेक्षा आउट क्रॉप्ड सॉइल, यानी कि जिस सॉइल में खेती नहीं किया जाता उसी को हम आउट क्रॉप्ड सॉइल कहते हैं, उसी की अपेक्षा जो क्रॉपिंग सॉइल्स होता है उसमें पोर स्पेसेस की संख्या कम पाई जाती है, यानी कि टिलेज ऑपरेशन करने पर पोर स्पेसेस घटता है। फिर से, जिस खेत में हम खेती नहीं करते हैं उसमें पोर स्पेसेस की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, जिस खेत में हम खेती करते हैं उसमें पोर स्पेसेस की संख्या कम पाई जाती है। सीधा सीधा मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है, क्रम्बी आर ग्रेनुलर या फिर स्प्रेड सॉइल स्ट्रक्चर है मोर पोरोसिटी देन
द अदर सॉइल स्ट्रक्चर, यानी अन्य सॉइल स्ट्रक्चर की अपेक्षा अन्य सॉइल स्ट्रक्चर की अपेक्षा स्फोराइडल या फिर स्फेयर लाइक जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। एक तो आपका ग्रम्बी स्ट्रक्चर होता है, दूसरा आपका ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। तो इन स्ट्रक्चर्स में जो होता है पोरोसिटी जो होती है वो या फिर सॉइल स्पोर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं अन्य सॉइल स्ट्रक्चर की अपेक्षा। फिर से क्रम्बी एंड ग्रेनुलर, जिसे हम स्फेराइडल या फिर स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, इसमें मोर पोरोसिटी दैन अदर सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि अन्य सॉइल स्ट्रक्चर की अपेक्षा क्रैम्बी और ग्रेनुलर या फिर स्फेराइडल सॉइल स्ट्रक्चर्स में पोरोसिटी की संख्या अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, आइडियल रेशियो ऑफ माइक्रो टू मैक्रो पोर्स इज 1:1, यानी कि आइडियल रेशियो ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो पोर्स, यानी कि जो माइक्रो एंड मैक्रो पोर्स होते हैं उनके बीच में जो आइडियल रेशियो कितना होता है, तो 1:1, यानी कि 1:1 रेशियो यदि माइक्रो पोर्स और मैक्रो पोर्स के बीच में पाया जाता है तो वह सबसे अच्छा माना जाता है कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम सिलिकेट क्ले के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइस, यानी सॉइल साइंस के अगले सेशन में हम सिलिकेट क्ले के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइस।